जब एक 22 साल 21 साल की लड़की एक आईएएस बन के एक जिला को संभाल सकती है, तो उसमें क्यों नहीं एक लड़की आ सकती है। हम जैसी लड़कियां यूपीएससी की तैयारियां करती हैं एक जिला संभालने के लिए, और जब हम डीएम बनेंगे तो हम है कि ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ आदमियों की जगह नहीं है। ये हर नागरिक के आइडिया को ब्रेक करना है, और इसके लिए सबसे पहले हमें औरतों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि आपका भी उतना ही हक है जो संविधान में, और कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि औरतें इलेक्ट नहीं हो सकती हैं। तो रिजर्वेशन के थ्रू हम एक गेट ओपन करना चाहते हैं हमारी औरतों के लिए, हमारी स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स, छात्रा जो है कि वो आए, पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जब उन्हें पता है ना कि ये सीट हमारी है, इस सीट के बगल में ही हमारी जैसी कोई लड़की लड़ रही है, क्लास डिफरेंस होगा। नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ 9 अल्टीमेट चैनल से बात कर रहा हूं और आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में हूं, और साथ ही साथ हमारे साथ आशु बिदुड़ी जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के। मैं उन सबके साथ उनके एक मुद्दे हैं, महिलाओं को लेकर मुद्दे, महिला आरक्षण को लेकर मुद्दे, तो उन मुद्दों के बारे में हमें जानने के लिए इन लोगों से बात किया जाए और इनके क्या मुद्दे हैं, उसके लिए हम लोगों से बात किए जाएंगे। तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शबाना हुसैन है और मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ लॉ फैकल्टी से। क्या मुद्दे हैं आपको, महिला के मुद्दे क्या हैं आपके? जी, हाल ही फिलहाल में हम लोगों ने अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है उनके पास अपना एक ज्ञापन पत्र सौंपा था, और जिसमें हमने अपनी मांगे रखी थी। अभी जैसा कि हमने देखा कि पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया गया है, तो हम चाहते हैं कि उसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमने उस प्रोसेस में चाहा है कि यहाँ से जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ पे वुमेन को पहले रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि आप पहले ग्रास रूट लेवल से ही अगर रिजर्वेशन दोगे तो कहीं ना कहीं जाके वो अपर लेवल पे असल में रियल इम्प्लीमेंट होगा। अगर हम ऊपर लेवल पे दे देते हैं, और जैसे कि हमने देखा है कि पंचायत में 33% रिजर्वेशन मिला महिलाओं को, लेकिन एज अ टोकन हेड आज वो यूज़ की जा रही हैं। वहीं अगर हम उन्हें पार्लियामेंट में भी अगर दे देंगे, जैसे आज बिल पास हो गया है, जिस दिन ये इम्प्लीमेंट होगा कहीं ना कहीं वहाँ पे भी उनको एज अ टोकन ऑफ हेड यूज़ किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो रिजर्वेशन हो, ये पॉलिटिक्स, कॉलेज की पॉलिटिक्स से स्टार्ट की जाए। तो पहली मांग जो हम लोगों ने रखी थी वो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो डूसू चुनाव होते हैं और जो छात्र संघ चुनाव होते हैं हर कॉलेज में, उसमें 50% सीट जो हैं वो वुमेन के लिए आरक्षित कर दी जाएं। फिर हमारे जो ईसी चुनाव होते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल चुनाव जो हाल ही फिलहाल में हुए थे, उनमें कुल 11 सीट होती हैं, जो कि 2 सीट पे महिलाओं को आरक्षित किया गया है। तो हम चाहते हैं कि उसमें से 2 से बढ़ा के हम 5 कर दें। और तीसरी मांग हम लोगों ने ये रखी है कि जो डूटा इलेक्शंस होते हैं टीचर्स के, उसमें भी 50% सीटें जो हैं वो आरक्षित करी जाएं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अक्षता गेटे है और मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ लॉ फैकल्टी में। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं, क्या आपकी क्या मांगे हैं और किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हो? जैसे मेरी साथी शबाना ने बताया कि हमने महिला आरक्षण की मुहिम शुरू की है डूसू चुनाव में, तो हमने ये क्यों शुरू की है इसका जवाब मैं देना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ है कि हमारा सबसे पहला एम ये जो है कि हमें महिलाओं को ये बताना है कि ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ आदमियों की जगह नहीं है। ये हर नागरिक का हक है। इस पे जिस तरह से राइट टू वोट हमारा हक है, वैसे राइट टू इलेक्ट एंड राइट टू गेट इलेक्ट ये हमारा हक है। और दूसरी बात ये है कि संविधान, हम लॉ के छात्र, हम संविधान में हमारा पूरा भरोसा है। तो जो महिला आरक्षण है उसे हम एक माध्यम देखते हैं कि हम औरतों को राजनीति में लाएं। एक हिचक जो है औरतों में कि राजनीति जो सिर्फ पुरुषों की ही एक एरिया है, एक डोमेन है, इस आइडिया को ब्रेक करना है। और इसके लिए सबसे पहले हमें औरतों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि आपका भी उतना ही हक है जो संविधान में, और कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि औरतें इलेक्ट नहीं हो सकती हैं। तो रिजर्वेशन के थ्रू हम एक गेट ओपन करना चाहते हैं हमारी औरतों के लिए, हमारी स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स, छात्रा जो है कि वो आए, पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जब उन्हें पता है ना कि ये सीट हमारी है, इस सीट के बगल में ही हमारी जैसी कोई लड़की लड़ रही है,
क्लास डिफरेंस होगा डेफिनेटली, बट कम से कम एक स्मॉल स्टेप है कि उन्हें पता चलेगा कि सीट तो हमारी है, किसी लड़की को ही मिलेगी। इतना तो कॉन्फिडेंस होगा ना उनको अपने अंदर, तो कम से कम वो जो पहली हिचक है कि हम कैसे लड़ सकते हैं एक लड़के के अपोजिट, वो हिचक कम होगी। उसके बाद जैसे जैसे महिला आती जाएंगी, जब एक सिस्टम में महिला आती है ना, तो आगे वो दूसरे को इंकरेज करती है। जैसे आज मेरी फ्रेंड शबाना, अगर वो कल दूसरे चुनाव में प्रेसिडेंट बनती है तो मुझे लगेगा कि शायद मैं भी खड़ी हो सकती हूँ चुनाव में। लड़के बनते आ रहे हैं, लड़के जीतते आ रहे हैं। जो पॉलिटिक्स का डूसू का है पूरा, आप देखो लड़ते हैं लड़के भी उतने डेडिकेशन से लड़ते हैं, तो क्यों ऐसा लगता है कि ये डेडिकेशन एक लड़कियां नहीं दिखा सकती हैं। मनी मसल पावर तो इन्वॉल्व है ही पॉलिटिक्स में, और वो तुरंत ख़त्म भी नहीं हो सकता है। इसको मैं पूरी तरीके से अग्री करती हूँ, पर क्यों ऐसा समझा जाता है कि इस मनी मसल पावर को यूज़ करके विमेन नहीं लड़ सकती हैं? क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन, जब एक 22 साल 21 साल की लड़की एक IAS बन के एक जिला को संभाल सकती है, तो एक डूसू जो चुनाव है वो एक कॉलेज का चुनाव है, जहाँ कॉलेज के एक छोटे से एडमिनिस्ट्रेशन को डील करना है, उसमें क्यों नहीं एक लड़की आ सकती है? हम जैसी लड़कियां UPSC की तैयारियां करती हैं एक ज़िला संभालने के लिए, और जब हम DM बनेंगे तब हम एक ज़िले में इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, तो हम इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते? ये मेरा मुख्य सवाल है। क्या महिलाओं की मेन समस्या क्या है दिल्ली विश्वविद्यालय में? महिलाओं की मेन समस्या ये है कि सैनिटरी पैड कहीं पे भी नहीं है, किसी भी कॉलेज में नहीं मिलता, और दूसरी हाइजीन नहीं है। और जो कोविड कॉलेजेस है वहाँ पे सारे भी जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो मैन खड़े होते हैं। अगर गर्ल भी है तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। अगर हम कल को, जैसे भगिनी निवेदिता सा मेरा कॉलेज है, वहाँ पे सैनिटरी की बहुत प्रॉब्लम है। लोगों को, लड़कियों को ब्लीडिंग हो जाती है, बट वहाँ पे ना कॉलेज सुनता है ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन सुनता है। इवन आगे वहाँ पे कोई शॉप्स भी नहीं है। तो वहाँ पे चुनाव भी होते, लड़कियाँ खड़ी भी होती है, बट वो लड़कियाँ खुद लड़कियों का साथ नहीं दे पाती। क्या वजह क्या है ऐसी कि महिलाओं का साथ नहीं दे पा रही एक महिला कॉलेज में? एक इनको डर रहता है, ये बस चुनाव लड़ने के लिए हो जाता है कि आइडियोलॉजी में बट जाती है लड़कियाँ, कोई एक पार्टी से कोई दूसरी पार्टी से। बट मेन ये होता है कि विमेन के लिए अगर तुम खड़ी हो रही हो तो तुम विमेन का साथ दो। बट यहाँ पे वो आधे से ज़्यादा परिवार के लिए डर जाती है कि परिवार उनको शासन देते। ठीक है कि अगर कॉलेज में जीत गई है वो, उससे आगे उन्हें बढ़ने नहीं देते। ने जवाब में बताया कि महिलाएं वहाँ काम नहीं कर पा रही हैं, महिला रिप्रेजेंटेशन होने के बाद, महिला इलेक्ट होने के बाद भी काम नहीं कर पा रही। क्या रीजन है इसके? नहीं, महिलाएं कोशिश तो बहुत करती है, बट दूसरे लेवल पर हम जाए तो हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलता। वहाँ पे जितने भी है वहाँ पे सारे के सारे मर्द खड़े रहते हैं। तो वहाँ पे एक तो EC इलेक्शन में भी 2 ही सीट दे रखी है, उसमें भी जो भी वो इलेक्शन लड़वाते हैं वो भी किसी ना किसी सपोर्ट में करते हैं। एक पपट बन जाती है लड़की कि ठीक है इलेक्शन लड़की हमारे पैसों से जीती है तो हमारा ही काम करेगी। तो मतलब इसका तो यही मतलब एकदम ग्रास रूट पे भी दे रहे हो, बट आगे जाके वोट भी देने जाएगी तो किसी मतलब हस्बैंड के कहने पे दे देगी या तो परिवार के कहने पे दे देगी। तो इससे उसकी इच्छा तो कुछ भी ना, उसका पर्सनल ग्रोथ हुआ ना डेवलपमेंट हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वुमेन रिजर्वेशन से जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा उससे लोगों को फ़ायदा होगा या महिलाओं को फ़ायदा होगा? जी, मैं इसे एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगी कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज से पास आउट हुई हूँ, और मैंने वहाँ पे 2018-19 में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे इलेक्शन लड़ा था। तो मैंने जिस सीट पे इलेक्शन लड़ा था वो एक रिज़र्व सीट थी, और वहाँ पे उस पोस्ट पे ही नहीं बल्कि हर एक पोस्ट पे बाहुबली लोग ही इलेक्शन लड़ पाते थे। काफ़ी ज़्यादा मनी पॉलिटिक्स थी, डोमिनेंस था, एक मेल का काफ़ी डोमिनेंस था। लेकिन जिस दिन वो सीट रिज़र्व कर दी गई तो उसके आगे का डेटा अगर आज मैं देखती हूँ तो मेरे आने से कहीं ना कहीं वहाँ पे आज हर एक महिला ना ही एक वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर आ रही है बल्कि एक प्रेसिडेंट पोस्ट पर भी लड़के जीत रही हैं। अच्छा, जब आप इलेक्शन लड़ी और जीती तो आपने ऐसा महिलाओं के लिए क्या काम किया उधर? जी, मैंने महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया। उनकी सेफ्टी के लिए हम लोगों ने गार्ड्स अपॉइंट किए थे, सैनिटरी पैड मशीन्स लगवाई थी हर एक वॉशरूम में, और गर्ल्स कॉमन रूम भी हम ही लोगों ने बनवाया था उन लोगों के लिए। तो बस कुछ महीने पहले हमने देखा कि IP कॉलेज में या मिरांडा हाउस जहाँ के आप एक स्टूडेंट रही हो, उन कॉलेज में लोग गेट तोड़कर आ गए ऊपर, लड़के वहाँ पर बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं महिलाओं के कॉलेज में। तो कैसा देखती हैं आप इस चीज़ को, और क्या महिला रिप्रेजेंटेशन से ये चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो जो चुनाव का तरीका है यहाँ पे बहुत ही अग्रेसिव है, ठीक है, और ये कंसिडर किया जाता है कि ये अग्रेशन महिलाएं नहीं दिखा सकती हैं।
और उन पे भले ही अग्रेशन दिखाया जा सकता है। तो जैसे कि मैं मिरांडा, आप देखिए जैसे लेडी श्री राम कॉलेज है, वहाँ डूसू के इलेक्शंस नहीं होते हैं विमेन सेफ्टी के लिए, कि विमेन को हमेशा एक कंफर्ट जोन में रखना है। ये एक विचारधारा है कि उनका कंफर्ट जोन है और वो उनके अराउंड एक बाउंड्री है जो मैन उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह से दिवाली मेला भी हाल ही में हुआ था मिरांडा हाउस में, लड़के ज़बरदस्ती घुसते हैं, क्योंकि औरतों को ना सिर्फ कहीं ना कहीं आज भी कितना भी कह लीजिए ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। आप चाहे वो किसी संगीत की लाइन में देख लीजिए या एक जो नज़रिया है। तो टोकन रिप्रेजेंटेशन की हम मांग नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, सिर्फ महिला को जाके वहाँ बैठा देना ये हमारा मोटिव नहीं है कि हम महिला रिजर्वेशन इसलिए कह रहे हैं कि एज अ स्टैचू हमने महिला को बैठा दिया है, साइन महिला कर रही है पर साइन करवाने वाला कोई और है। ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। हम जब बात करते हैं महिला आरक्षण की तो हम बात करते हैं महिला आरक्षण एंड पार्टिसिपेशन एंड एज अ डिसीजन, इक्वल डिसीजन मेकर, इक्वल डिसीजन मेकर। हम मर्द से हमें आदमियों से डरने के लिए हम नहीं कह रहे। हमारी बात यह है कि अगर मेरे साथ, अगर मैं डूसू की वाइस प्रेसिडेंट या मैं नहीं या कोई और मेरी दोस्त या कोई भी XYZ कोई भी महिला बनती है, तो अगर कोई इशू आया है कॉलेज में, चलिए मान लीजिए कि एक फ्रेशर्स करवाना है, तो ये नहीं है कि सिर्फ एक जो फाइनल डिसीजन है वो एक कलेक्टिव डिसीजन होगा, जहाँ महिला का भी उतना ही से होगा, महिला रिप्रेजेंटेटिव का और एक मेल रिप्रेजेंटेटिव का, एज अ टीम काम करना है। अगर क्यों पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन की बात की गई कि जो महिलाएं सफ़र करती हैं, जो महिलाएं की दिक्कतें हैं, अगर एक महिला ज़्यादा अच्छे से जानती, क्योंकि उसको फिजिकली एंड इमोशनली दोनों फील करती है, इसीलिए रिजर्वेशन आया है कि महिलाएं आप भी आइए, आपको आने में गेट ओपन किया गया है रिजर्वेशन के थ्रू। बाकी अगर महिला मेरिट पे काम नहीं कर रही है अच्छे से, तो पूरा हक है उसे हटाने का, किसी और को रिप्लेस करने का उसकी जगह। मेरिट की ज़रूर बात है, पर कम से कम दरवाजे तो खुले, उस दरवाजे की चाबी तो हमें मिले, तब हम अंदर जाके देखेंगे ना कि हमें साफ़ सफाई कैसे करनी है उसकी। जैसे आपने देखा कि हमने 3 छात्राओं से आपसे पहली बात की गई, तो उनके मतों को लेकर आप क्या राय है आपकी? और आप इसी कॉलेज के, इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हो, अभी आप एडवोकेट हो, तो आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर और क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हुए और देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हुए। ये वो दोहराया है जब देश और समाज को बदलाव के बारे में सोचने की ज़रूरत है, और ये बदलाव तब आएगा जब हम सभी पार्टिसिपेट करके चलेंगे। ये लड़ाई ना सिर्फ छात्राओं की है, ना छात्रों की, ये पूरी समाज की लड़ाई है। जो समाज बदलाव से डरेगा, बदलाव से पीछे हटेगा, वो समाज विनाश की तरफ जाएगा। हर परंपरा टूटने के लिए बनी है। ये परंपरा बन चुकी है कि लड़कियां घर में रहेंगी, घर का काम करेंगी या कोई ऐसा काम करेंगी जहां सेफ रहें। ये परंपरा अब टूटने के लिए बनी है। अगर आधी आबादी को उसका हक नहीं दिया जाएगा, देश कभी भी आगे नहीं जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि वो किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की महिलाओं की उन्नति और तरक्की से समझते हैं। तो महिलाओं की उन्नति और उसके लिए, आधुनिकता के लिए हमें ज़रूरी है कि उन्हें सहभागी बनाएं। ये नहीं कि मेरे जैसे लोग बैठ के, मेरे जैसे लोग मंत्री बन जाएं, मेरे जैसे लोग विधायक बन जाएं और फिर डिक्टेट करें कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कर रहे हैं। हम कौन हैं कुछ भी करने वाले? अपनी भूमिका हमें खुद तय करनी है। महिलाओं को जब तक हम उनका भागीदारी नहीं देंगे, अगर वो 50% रिप्रेजेंटेशन लेके आएंगी तो हर डिसीजन में उनका रोल होगा, और जब वो अपने लिए खुद डिसीजन बनाएंगी तब बेहतर परिणाम निकल के आएंगे। दूसरी बात आती है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसको कैसे किया जाए। आज अगर मैं आपको बात करूँ, ये एक फैक्ट की बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने 100 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन आज तक भी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक भी फीमेल को वाइस चांसलर बनने का मौका नहीं मिल पाया। दिल्ली विश्वविद्यालय में 60% टीचर्स महिलाएं हैं, लेकिन आज तक भी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे पहुंचने में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन चल रहा है। हम जैसे पुरुष बैठ के डेलीगेट करते हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और नीचे उन महिला प्रोफेसरों को, छात्रों को, छात्राओं को उसी तरीके के उस सिस्टम में जाना। तो एक पैट्रियार्की बनी हुई चली आ रही है और हम उस सिस्टम को बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो हम जब तक उस सिस्टम को नहीं बदलेंगे, जब तक बदलाव आएगा नहीं। तो मैं पूरी तरीके से इनकी इस डिमांड में इनके साथ हूँ। और जहाँ तक मेरी भूमिका पे अगर आप सवाल करेंगे, इस संघर्ष में मेरी भूमिका एक सैनिक की होनी चाहिए। इस सेना को लीड ये महिलाएं, ये फीमेल, ये छात्राएं करें, और मेरी भूमिका एक सैनिक की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं भी इस समाज का हिस्सा हूँ। मेरी भी एक बेटी है, एक बहन है, माँ है, पत्नी है।
अगर इन लोगों का प्रोत्साहन होगा, अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे, इन लोगों को एम्पावरमेंट मिलेगी, तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी बहन और सबको एम्पावरमेंट मिलेगी। तो ये मेरी ड्यूटी भी है कि मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी बेटी कल समाज में सर उठा के घूमे, सर उठा के जाए, हर जगह जा सके, कुछ बोल सके, तो उसके लिए एक सामाजिक रूप से महिलाओं का पार्टिसिपेशन और उत्थान बेहद जरूरी है। इतने सालों से पंचायत में महिला रिजर्वेशन है, तो आपको क्या लगता है कि इस रिजर्वेशन से वुमेन एम्पावर हुई है या नहीं हुई है? देखिए, कभी कभी कुछ क्या कहते हैं ना कि कुछ डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं, सरकारें कुछ डिसीजन ऐसे लेती हैं कि वो बोलो जो सुनने में अच्छा लगे। तो सरकारें कहती हैं कि हम महिला उत्थान के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैसे आपको अपने पंचायती राज के रिजर्वेशन से पहले कुछ और समझाते हैं। कुछ और समझाने में जैसे है कि कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिसमें महिलाओं को डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र कर रही हैं सरकारें। लाडली बहना योजना है और भी कई योजनाएं हैं। पैसा उस महिला के खाते में जा रहा है, निकाल वो पुरुष रहा है। तो यही चीज़ पंचायती राज में भी है कि जब सीटें रिजर्व हो जाती हैं, मेरे जैसा आदमी जो 10 साल से प्रधान है वो सोचेगा इस बार तो महिला रिजर्व हो गई, तो मेरी किसी मदर को या सिस्टर को या वाइफ को वो प्रधान बना के मैं प्रधानपति बन जाऊंगा। और उस महिला को कभी बताया ही नहीं जाएगा कि उसके अधिकार क्या हैं, उसको कभी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। और क्योंकि उस महिला में पहले से वो करेज नहीं है कि वो पूछ पाए, क्योंकि पहले दिन से, जिस दिन से एक लड़की परिवार में जन्म लेती है, उस दिन से उसे कमजोरी का एहसास दिलाना ये समाज शुरू कर देता है। और उस कमजोरी को इस हद तक समाज लेके जाता है कि उससे सवाल पूछना बंद करवा देता है। वो लड़की पहले अपने माता पिता और या भाई के ऊपर डिपेंड होती है और बाद में अपने हस्बैंड के ऊपर। तो सवाल पूछने की उसकी जो हिम्मत है उसको समाज जानबूझ के तोड़ देता है, जिससे कि पैट्रियार्की बनी रहे। तो महिला जो आपने रिजर्वेशन दिया पंचायती राज में, उससे महिला निकल के नहीं आ पाई, उसका एकमात्र कारण है कि आपने उस महिला को उस तरीके से ट्रेन ही नहीं किया। और यही हमारा एप्रीहेंशन है कि आज तो सिर्फ प्रधान पति या पार्षद पति हैं, कल विधायक पति और सांसद पति भी हो सकते हैं। और वैसी स्थिति में हमारी संसद का और हमारे विधानसभाओं का क्या हाल होगा, वो एक दयनीय स्थिति भी हो सकती है। हम लेके इसे पॉजिटिव के लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन हो डिजास्टर सकता है। महिलाओं का ज़्यादा मिसयूज किया जा सकता है इसके लिए। तो ज़रूरी है कि महिलाओं को ग्रास रूट लेवल से तैयार करो। किसी भी प्रॉब्लम का समाधान हमेशा उसकी जड़ में होता है। जब तक हम जड़ से उसको नहीं ख़त्म करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम एज इट इज़ बनी रहेगी। कुलदीप जी हैं जो एसएमसी में काम कर रहे हैं और दिल्ली गवर्नमेंट की कुछ वुमेन की जो जितनी भी पॉलिसीज़ है उसमें काम कर रहे हैं, तो कैसे समझते हैं आप इनकी मांगों को लेकर और आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं इनकी मांगों को लेकर? मांग जायज़ है और वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। तो मेरे को ये बात सोच के बड़ी हैरानी हो रही है कि मतलब जब वुमेन रिजर्वेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं क्या नाम है मीडिया, कहीं ना कहीं क्या नाम है हम जैसे लोग शांत रहते हैं ताकि महिलाएं अपनी आवाज़ ना उठा पाएँ। क्योंकि अब आप देखेंगे, आंकड़े देखेंगे आप, लगभग जैसे कि मेरे साथियों ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय को 100 साल हो चुके हैं। 100 साल के जब दिल्ली विश्वविद्यालय हो चुका है, उसके बाद देखिए हमारे देश में एक नारी क्या नाम है प्रधानमंत्री भी रही है, ठीक है, राष्ट्रपति भी रही है, और साथ ही साथ क्या नाम है हमारी कल्पना चावला जी जो क्या नाम है चांद पर भी गई। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में 15 सालों के इतिहास में, 10 सालों के इतिहास में आज तक हम एक भी प्रेसिडेंट या मेन पोस्टों पे हम एक महिला को ये गद्दी ना दे पाए, ठीक है, जिसका बहुत मतलब हमको बहुत बड़ा नुकसान है। और इसका मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, मैं ऐसे फैक्ट उस पर नहीं करा, बातें बना के नहीं करा, आप मान के हैरान होंगे। जब हम स्टूडेंट डीन से मिले थे तो उन्होंने ये बताया था हमें कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो टोटल महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 53% है, लेकिन उसके बाद भी जो क्या हो रहा है कि महिलाओं को रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिल पा रहा। देखिए, जैसे कि मेरे एक साथी ने ये भी बताया कि भगनी नवोदिता कॉलेज के एर्गोनॉम में जो आउटर के कॉलेज है, जहाँ तक इनकी रीच नहीं पहुँच पाई, जहाँ तक मतलब बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, उन कॉलेज की समस्याओं को कौन उठाएगा आके, ठीक है। मतलब मान लीजिए कल को एक महिला प्रेसिडेंट बनती है या मेन सीट पे आती है तो कम से कम वो ये तो समझेगी ना कि क्या नाम है कि उन लड़कियों की समस्या क्या है और उनको किस तरीके से उठाना चाहिए, ठीक है। और आज ये हो रहा है कि मतलब वही लोग बन जा रहे हैं और वो अपने ऑफिसों में मिलते नहीं हैं, और जिसके कारण क्या होता है वो महिला किसको बताए। एक तो वैसे ही इतने डर, समाज का दबाव, सोसाइटी का दबाव, और उस दबाव के अंदर इतनी कहीं ना कहीं महिला खो जाती है। तो किस तरीके से आप क्या नाम है एक अच्छा नेता और एक अच्छा जब अगर मतलब मान लीजिए महिला ही अपने लिए काम नहीं करेंगी तो संसदों के अंदर जो बिल आते हैं उन पे चर्चा कैसे हो। मतलब एक हंसी की बात है, बहुत हंसी की बात है, महिलाओं पे बिल आ रहे हैं लेकिन चर्चा करने के लिए पुरुष लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अब एक चीज़ बताइए कि जब
अब ये सारी चीज़ हमने पंचायती राज में से में देखा। उसके बाद देखिए क्या नाम है कितना सारा हमारा नुकसान हो रहा है कि हम एक ऐसी महिलाओं को खोद रहे हैं जो कल को हमको मतलब पावर में वुमेन एम्पावर कर सकती थी। ठीक है, जैसे कि आप ममता बनर्जी ले सकते हैं और भी कई सारे लोग ले सकते हैं, मायावती भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारी उसमें पड़ी है। ठीक। जैसा कि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे छात्र या फिर जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वुमेन रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और वुमेन रिजर्वेशन कितनी ज़रूरी है इनसे हमें पता चला है। इन 5 लोगों ने जो अपनी बात रखी है, हम चाहेंगे कि लोग उनको सहमति दें इन चीज़ों को लेकर, और जनता है जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में भी ये बात आनी चाहिए कि वुमेन रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। और ये 5 लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे काम निरंतर स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने डीन को लेटर लिखा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में इन्होंने कैंपेन ड्राइव स्टार्ट किया, सिग्नेचर कैंपेन ड्राइव, मिरांडा हाउस कॉलेज में एक सेमिनार रखा है, और आगे भी ये भिन्न कॉलेजेस में जाकर ये अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। ये छात्र मुद्दे जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पेज पे को भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और धन्यवाद।